एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में। हम पेट के सिलेबस को कवर कर रहे थे और हमने हाई कोर्ट का एक पार्ट ऑलरेडी देख लिया था। मैंने आपसे कहा था हाई कोर्ट के 2 पार्ट्स आएंगे, तो ये आपका सेकेंड पार्ट है इससे रिलेटेड। पहले पार्ट में भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और ये आज पार्ट 2 है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं पेट में, तो हम इसको देख लेते हैं। आपके सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है। उसके पहले देखते हैं यहाँ पर कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको रिगार्डिंग मटेरियल का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है अगर आप इसकी डिमांड करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, सो दैट आपको हमारी डे टू डे अपडेट्स मिलती रहें। आपको अगर कोई मैसेज ड्रॉप करना है तो आप वो वहाँ पर कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर देता है? अच्छा, कई बार क्या होता है कि जितने एडवोकेट्स हैं या जजेस हैं वो क्या होता है कम पड़ जाते हैं, तो उनके लिए क्या करा जाता है कि कुछ और न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है। तो वो कितने टाइम के लिए करी जा सकती है ये पूछा जा रहा है। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 महीने, 1 साल, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो राइट आंसर आपका 2 वर्ष हो जाएगा। ये जो नियुक्ति होती है अपर न्यायाधीश की, ये 2 वर्षों के लिए करी जाती है। ये बात बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वेरी इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको लर्न करना है। उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर आप उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। यस, 62 ईयर्स से कम इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो रिटायरमेंट की एज है हाई कोर्ट के जजेस की वो 62 ईयर्स होती है। और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट देखा है, वहाँ पर हमने देखा था कि रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस है 65 ईयर्स। तो याद रखिएगा, उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ये अर्हता होनी चाहिए। वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय में या तो वो जज रहा हो लगातार या फिर बदल बदल के किसी भी 2-3 हाई कोर्ट्स में वो अधिवक्ता रहा हो, चलेगा। अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं तो वो क्या बन सकता है? वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अधिवक्ता जो होते हैं वो एडवोकेट होते हैं और जज जो होते हैं वो आपके न्यायाधीश होते हैं। ये 2 चीज़ों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, आगे पढ़ते हैं ऑप्शंस में, वयस्क भारतीय नागरिकों के द्वारा निर्वाचन होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैसे चुने जाते हैं? तो जो वयस्क भारतीय नागरिक है वो उनका इलेक्ट करते हैं, उनको विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। वो विधानमंडल यानी कि आपका जो स्टेट लेवल पर रहते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हम विधान मंडल बोलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करा जाता है या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। बहरहाल जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं या फिर नियुक्ति हो रही है, शपथ ले रहे हैं, शपथ का कॉन्सेप्ट छोड़ देना। यहाँ पर जो नियुक्ति है किसी भी आपके एडवोकेट की जज की, न्यायाधीश की, वो किसके सामने कराई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ, तो अभी शपथ किसके सामने लेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन अपॉइंट कर रहा है ये अलग सवाल है, शपथ किसके सामने ले रहे हैं, दिला रहा है, ये अलग सवाल है। 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो शपथ लेते हैं राज्यपाल के पास, ठीक है, यानी कि राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। वह नियुक्ति की बात करी जा रही है तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। ध्यान से इस चीज को समझ लेना। 2 अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग जवाब है। अगला सवाल देख लेते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? नियुक्ति कोई करा रहा है, शपथ कोई दिला रहा है। अब बात आती है त्यागपत्र की। त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जज होता है, वो किसको त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति। जिसने नियुक्त कराया है ये त्यागपत्र भी उसी को देंगे। और शपथ कौन दिला रहा है? गवर्नर दिला रहे हैं, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ पर की जा सकती है? लाइक अगर लगता है कि ये जो न्यायाधीश है, ये जो जज है हाई कोर्ट का, ये सही नहीं है, सही से काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसने कुछ गलत किया है,
तो इनके बारे में जो बहस होती है या फिर कोई कह सकते हैं ना रिजोल्यूशन वगैरह लाया जाता है, कहाँ पर, संसद में या फिर विधानसभा में, लोकसभा में, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो होता है आपसी कंडक्ट जो होता है वो आपका कह सकते हो कि इस तरह की चीज़ें जो हैं या तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाती हैं, ठीक है, संसद वगैरह से इससे कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हाई कोर्ट है वो स्टेट का मैटर है तो स्टेट में डिस्कस किया जाएगा, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इज बेटर ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करा जाए अगर, यानी कि जो ट्रांसफर होते हैं जजेस के, वो किसके अधिकार, उसका अधिकार किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, भारत के राष्ट्रपति, विधि मंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल? राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? ट्रांसफर ऑर्डर देता है कि भाई साहब ये जो है, मान लो ए जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, अब हम इनको क्या करते हैं, जोधपुर हाई कोर्ट भेज देते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये सारी डिसीजन प्रेसिडेंट ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट डिसीजन तो लेते हैं लेकिन कहाँ के, या इसमें दोनों जगह के कौन शामिल होंगे? पहले तो इसमें सीजेआई शामिल होगा, साथ में यहाँ के जो गवर्नर होंगे वो शामिल होंगे, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? अगेन, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति अपनी ओर से हटा सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह देने पर राज्यपाल हटा सकता है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। और यहाँ पर आंसर जो होगा ये होगा ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। विशेष प्रस्ताव पर पारित संसद के जो संसद में पास हो जाएगा अगर ये विशेष प्रस्ताव, तो बहुमत से तो राष्ट्रपति इनको हटा देंगे। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता, इन दोनों पर हटाया जा सकता है। तो उपर्युक्त तो दोनों जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय की क्या हो जाएगी? 62 ईयर्स, और वहीं अगर हम सुप्रीम कोर्ट की देखें तो क्या हो जाएगी? 65 ईयर्स, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अच्छा सवाल से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, काबिल और रेविंग्स हमारे 2 ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ से हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर देख सकते हैं। 199 रुपीज़ में हमारा ये प्रोग्राम रहने वाला है, हिंदी में ये प्रोग्राम रहेगा, और 6 मंथ के लिए आपके पास इस अमाउंट में अवेलेबल रहेगा। कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, डाउट क्लियरिंग सब कुछ किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है परचेज कर सकते हैं। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की प्रतिमा कितना वेतन मिलता है? हालांकि देखो वेतन की अगर हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वेतन जो है चेंज होता रहता है और ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अगला सवाल है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? यानी कि जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जा रहा है, इमरजेंसी फंड से दिया जा रहा है, कहाँ से दिया जा रहा है? तो भारत की एक आकस्मिक निधि, संचित निधि, लोक लेखा निधि, या फिर संबंधित राज्य की संचित निधि। राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य की। ये लोग अपनी सेवाएं राज्य के प्रति दे रहे हैं, तो इनकी जो सैलरी है और जो अलाउंसेस हैं वो स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से दिया जाता है। बट एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर इनकी हम पेंशन की बात करें कि उच्च न्यायालय की पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो इनकी पेंशन जो है वो भारत सरकार के संचित निधि से दी जाती है, यानी कि केंद्र सरकार, ठीक, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ स्टेट। इनका जो समझ में आया, सैलरी और अलाउंसेज है वो स्टेट की संचित निधि से दिया जा रहा है, जिस भी राज्य के वो हैं, लेकिन जो इनका पेंशन होगा वो कहाँ से दिया जाएगा? वो सेंट्रल से दिया जाएगा। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश की आयु कितने आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 ईयर्स। अगला सवाल, उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि सीजेआई, उनके परामर्श लेकर के राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे।
अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। तो हाई कोर्ट में कौन सी ऐसी प्रथम महिला थी जो न्यायाधीश बनी? अन्ना चंडी, कार्नेलिया सोराबजी, दुर्गा बनर्जी। अच्छा, वहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, कौन थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन थी, अगर आपको नाम याद आ रहा है जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर आपकी कौन थी? अन्ना चंडी। याद रखना, ये हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। और आपकी कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैंने पढ़ाया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च यहाँ, अच्छा क्वेश्चन एक बार और देख लो, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर तो सिर्फ नॉर्मल जज बनना और एक होता है चीफ जज। तो हाई कोर्ट का भी चीफ जज होता है। तो ये हाई कोर्ट का नॉर्मल जज जो पहली बार बनी थी वो अन्ना चंडी थी। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो चीफ जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, ये चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये कौन थी? तो ये आपकी थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अलग अलग सवाल है, इत्मीनान से पढ़ना, इत्मीनान से आंसर करना, क्योंकि ये आपका जनरल नॉलेज का भी पार्ट हो जाता है। पहला व्यक्ति भारत में प्रथम, महिला भारत में प्रथम, पुरुष, ये भी आपके एग्जाम का सिलेबस का पार्ट है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में दिया गया है? ऐसी कोई सीमा नहीं दी गई है कि इतने आपके न्यायाधीश होने चाहिए, इतने उच्च न्यायालय में इतने, ठीक है, ऐसी कोई सीमा नहीं दी गई है। अगर संसद को जरूरत महसूस होती है तो वो बढ़ा देती है, घटा देती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश, कौन सा रिट जारी कर सकती है? तो भैया 5 तरह की रिट होती है, नाम बताएं, फटाफट से कमेंट में लिख डालो। अगर आप रिवीजन चाहते हो फटाफट से कमेंट में लिखो, अधिकार परीक्षा, परमादेश और प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख और उपयुक्त सभी। भाई राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सारी 1 2 3 यहाँ पर दे दी आपको, एंड दिस इज 4, दिस इज 5, पांचों आपकी यहाँ पर दी गई हैं। क्यू वारंटो हो गया, मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, हेबस कपस हो गया, सर्टियोररी हो गया, सभी रिट जारी कर सकता है। कौन से? अंडर आर्टिकल 226 226, और यही रिट जारी कर जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। अगला सवाल है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबस कपस याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो भाई साहब सबको जारी कर सकता है। अभी हमने देखा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन सेम है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है? सर्टियोररी रिट कब जारी करी जाती है? सिंपल सा ये पूछा जा रहा है, और राइट आंसर हो जाएगा इन सभी कंडीशंस पर। चलो भाई कंडीशंस पढ़ लेते हैं। जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो यानी कि क्लियर ना हो, जब निर्णय या आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय यानी कि जो आपका नेचुरल जस्टिस होता है उसके सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो यानी कि इनका राइट नहीं था, ठीक है, जैसे कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसका इस मैटर पर अधिकार नहीं है, फिर भी उसने उस मैटर की सुनवाई करी और आदेश दे दिया, तब उस कंडीशन पर नेचुरल जस्टिस उल्लंघन किया गया हो तब, और आपका जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी यानी कि सही लॉ लगा करके निर्णय ना दिया गया हो, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और एनडीए का कोर्स है, इस अमाउंट में आपके लिए 6 महीने के लिए आपके पास रहेगा ये कोर्स। 6 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे। इंडिविजुअल मेंटोरशिप के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेम चीज़ जो है वो आपके लिए 1 ईयर के लिए भी मिल जाएगी, तो 1 ईयर के लिए भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस अमाउंट में सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप से मिल जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं एंड विद वेरी पॉजिटिव रिव्यू। अगेन ये सजेस्ट भी किया जा रहा है आपको कि आप परचेज कर सकते हैं इसको। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इनका संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक है, मौलिक है, उपयुक्त सभी है। तो भैया ये सभी राइट है, ठीक है, ये इनके सभी राइट है कि परमादेश जारी करने का जो इनका अधिकार है ये सभी तरह के केसेस में कर सकते हैं। अगला सवाल, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग को, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर लोक सेवा आयोग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय। क्यों? अपने से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी उसके खिलाफ ये कार्यवाही कर सकता है। उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? महाराष्ट्र, गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली। अब अच्छा यार राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? अब मेरे को एक बात बताओ,
ठीक है, तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र को, मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र जो है वो 3 स्टेट्स का देख रहा है ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कि आपका बॉम्बे खुद का बॉम्बे हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र पूरा उसमें कवर करता है। उसके बाद ये गोवा का देखता है और एक यूनियन टेरिटरी है, कौन सी आपकी, दादर एंड नागर हवेली। तो यहाँ पर 3 आपके जो पार्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं। वहीं अगर हम गुवाहाटी क्यों आंसर हुआ, यहाँ पर 4 आपके कवर हो जाएंगे, जैसे नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो ये 4 जो है वो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके अंदर कवर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है ये दिया गया है, इस बात को याद रखें। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? यानी कि आपका जो रिटायर्ड जज होते हैं उनके रिगार्डिंग क्या बात करी गई है वो देखते हैं। पहला कह रहा है वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। अब एक बात सोचो कि जो जज रिटायर हो गया है आपका हाई कोर्ट से, वो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकालत कर सकता है? दूसरा, वह भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। अब भारत के सभी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप क्या किसी, जैसे सपोज इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर हो गए, तो क्या आप गुवाहाटी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ, जहां से रिटायर हुआ है, क्या वहीं पर वकालत कर सकता है? चौथा कह रहा है भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता, या फिर वो एक बार रिटायर हो गया तो जस्ट रिटायरमेंट, उसके बाद आपको कोई राइट नहीं है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। अगर कोई हाई कोर्ट से रिटायर्ड है तो जाहिर सी बात है अपने से अपर में जरूर जा सकता है, वो लोअर में बिल्कुल नहीं जाएगा या बराबर में नहीं जाएगा, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ये जो है आपका ए पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। बाकी ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ना तो वो किसी अदर में जाएगा, ना जहां से रिटायर हुआ है वहां पर जाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी बंद असंवैधानिक है? जैसे हम बात कर देते हैं कभी कभी भारत बंद और इन सब चीजों की, तो ये जो है ये असंवैधानिक है। ये किसने बात कही थी? तो ये तो जजमेंट से रिलेटेड है, हालांकि इतना टफ तो आपके पेट के एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी क्वेश्चन आ गया है तो आप देख ले, केरल उच्च न्यायालय का ये डिसीजन था, तो ये आप देख सकते हैं एक बार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? और इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तरफ आपके हाईकोर्ट दे देते हैं और एक तरफ उनकी ब्रांचेस दे दी जाती हैं। लाइक कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलौर में है, मध्य प्रदेश का भोपाल में है, राजस्थान का जोधपुर में है और केरल का एर्नाकुलम में है। अब जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कराया था तो मैंने सारे आपको बताए थे, और ज्यादातर जो होते हैं वो उसकी जो कैपिटल होती है उसी में होते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल कैपिटल जरूर है, लेकिन इसका जो है आंसर क्या है, वो है इंदौर। ठीक, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो है वो इंदौर में है, ना कि भोपाल में। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय, बाकी सारे सही हैं आपके, राजस्थान का जोधपुर में है, कर्नाटक का बेंगलोर में, केरला का एर्नाकुलम में, ये याद कर ले, मैचिंग के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कब कमी करी जा सकती है? तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए जो चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, इनका जो वेतन वगैरह एक बार डिसाइड हो जाता है, वो चर्चा का विषय नहीं होता और उस पर कमी नहीं करी जा सकती। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कंडीशन होती है, यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, ये कह रहा है। वित्तीय आपातकाल में, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कोई कानून बनाए, या फिर किसी भी काल में नहीं। राइट आंसर आपका वित्तीय काल हो, आपत्तिकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगी तब सिर्फ इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस है, उनमें कटौती की जाएगी, अदरवाइज कभी नहीं करी जा सकती है, क्योंकि ये चर्चा का विषय ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ पूछा जाता है कि क्या कभी वित्तीय इमरजेंसी लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो कभी भी नहीं लगी है, और इसका आर्टिकल जो है वो 360 है। 352 में हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं, 356 में हम प्रेसिडेंशियल रूल पढ़ते हैं, और यहाँ पर 360 जो है वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड है। अगला सवाल है, बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अभी हमने जस्ट देखा बॉम्बे का, तो महाराष्ट्र तो उसमें आ जाएगा, गोवा शामिल है, दादर नागर हवेली है, दमन एंड दीव, कुल मिलाकर के सारे आ जाएंगे। क्योंकि पहले जो था, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही यूटी बना दिए गए हैं। ठीक है, 26 जनवरी 2021 से दोनों एक ही यूटी हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे के सारे जो हैं वो किसके, आपके बॉम्बे हाईकोर्ट ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? ठीक है, मैंने आपसे कहा था अपॉइंट कौन कर रहा है, त्याग पत्र कौन ले रहा है और शपथ कौन दिला रहा है। 3 अलग अलग सवाल हैं। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI को,
उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्य के राज्यपाल को। फिलहाल राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति ही इनका जो लेटर होता है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, अगला सवाल है, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं, याद रखना। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इनका मान संपुंज है, क्या है? न्यायपूर्ति भगवती। अच्छा, किसने मोबाइल कोर्ट्स का कह सकते हो कि लेकर के आए? ठीक है, न्यायमूर्ति भगवती, संजीव गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर आपका बी हो जाए, सी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का ये कॉन्सेप्ट था कि मगर कभी क्या होता है कि जैसे अभी आपने कोरोना में देखा कि इस तरह की कोई इमरजेंसी पड़ जाती है या इस तरह का कुछ भी, मोबाइल कोर्ट्स हो गए या फिर आपके डिजिटल वे में हम क्या कर सकते हैं, गवाही ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरा भी रहता है इधर उधर ले जाने में, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के मोड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये याद रखना है कि मोबाइल कोर्ट्स का जो स्टार्टिंग करी थी वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कॉन्सेप्ट था, उस पर करी गई थी। ये आपके कुछ 30 क्वेश्चंस थे जो अगेन इंपॉर्टेंट थे, और इस पूरे जो हमने 60 क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से, ये कंप्लीट चैप्टर आपका रिवाइज करा देता है पूरा हाई कोर्ट वाला। और इसके बाद जो चैप्टर है उसमें हम आपके लिए पूरा एक फ्रेश क्वेश्चंस और फ्रेश सेट लेकर के आएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।